गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे क्लास। आज हम समास पढ़ेंगे। समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनते हैं। नए शब्द का निर्माण होता है, उसे समासिक पद कहते हैं। क्या समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द निर्माण होता है, क्या होता है? शब्द निर्माण जो होता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जो ये बना हुआ पद है वो कहलाता है समासिक पद। समासिक पद कहलाता है। समासिक पद के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि राजनीति, राजा की नीति। राज और नीति दो पद हैं इसमें। क्या है? दो पद हैं। एक पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। राज ये क्या है? पूर्व पद है। और नीति ये क्या है? उत्तर पद। इसे हम पहला पद और दूसरा पद भी कह सकते हैं। इसे हम पहला पद और दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो राजनीति ये तो है समासिक पद। क्या है? समासिक पद। अगर इसका हम विग्रह करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, क्या? राजा की नीति, इसको तोड़ देना ये कहलाता है समास विग्रह। समासिक विग्रह, समास का विग्रह करना, ये क्या कहलाता है? समास का विग्रह करना, सामासिक विग्रह। इकट्ठा दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना वो समासिक पद कहलाएगा, और उसके टुकड़े कर देना, उसको तोड़ देना, वो क्या कहलाएगा? समासिक विग्रह, समास का विग्रह। तो हमारे पेपर में दो तरह से आता है, एक तो समासिक पद बनाना और दूसरा समास का विग्रह करके उसका नाम बताना। समास का विग्रह करके उसका नाम बताना। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं समास के। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। आपको मैंने बताया था कि समास के अंदर दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। किसकी? पहले पद की प्रधानता होती है। पहले पद की यानी पूर्व पद की प्रधानता होती है। जैसे कि यथाशक्ति,
यथा, यथाशक्ति, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति, या प्रत्येक दिन भी कह सकते हैं इसको हम, प्रत्येक दिन, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी हर समय, क्या, घड़ी घड़ी हर समय। तो घड़ी घड़ी जो ये शब्द है इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, क्या लगा है, योजक चिन्ह। दो सेम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या, दो सेम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। दूसरा देखेंगे द्वंद्व समास। पहला मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास में दो सेम शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि माता पिता, माता पिता, पाप पुण्य। डिफरेंस देखेंगे, दो सेम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आना अव्ययी भाव समास कहलाता है। दो विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का आना द्वंद्व समास कहलाता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और इसका विग्रह करते समय और तथा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, विग्रह कैसे करेंगे, माता और पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो आपको पता चला बच्चों, क्या अव्ययी भाव समास में दो सेम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए अव्ययी भाव समास, दो विपरीत शब्दों के बीच आ जाए तो द्वंद्व समास, और इसमें दोनों ही पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे कि चारपाई, नवरत्न, सतसई, इस प्रकार से शताब्दी। ये शब्द क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। चारपाई, चार पाँव वाली, चारपाई क्या, चार पाँव वाली। तो चार क्या है, संख्यावाची है। चार क्या है, संख्यावाची है। तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। नवरत्न, नव नौ, नव का अर्थ क्या, नौ, नौ रत्नों का समूह। नवरत्न, जिसके अंदर नौ रत्न हो, नौ रत्नों का समूह क्या कहलाएगा, नवरत्न। सतसई, सत का अर्थ होता है 700, क्या, 700, 700 आबों का समूह, 700 आबों का समूह, सतसई। शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है 100, 100 आबों का समूह। शताब्दी क्या, 100 आबों का समूह।
तो चारपाई, नवरत्न, सतसई, शताब्दी, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार के जिनके भी आगे संख्यावाची शब्द आ जाए वहां पर कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? वहां पर द्विगु समास होता है। अब चारपाई का हमें विग्रह करना है। अब दे दे वो चारपाई, तो इसका विग्रह करके कैसे लिखेंगे? चार पाँव वाली, चार पाँव वाली कौन? खट। कौन? खट। तो ऐसे ही नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। पहला पद विशेषण होता है। विशेषण का अर्थ किसी भी प्रकार की उसकी किसी क्वालिटी का वर्णन किया जाता है, उसके गुण, दोष, आकार, इनके बारे में। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ महात्मा, नीलकंठ महात्मा, चंद्रमुख, नीलकंठ, नीला है कंठ, नील के समान कंठ, नीलकंठ, नील के समान कंठ, नील के समान कंठ, क्या है? नीलकंठ। महात्मा, महात्मा क्या है? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, क्या? महात्मा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, क्या है? चंद्रमुख। तो इसमें क्या देखा हमने? नीला है कंठ, नील के समान कंठ, महान है आत्मा और चंद्रमा के समान मुख। ये विशेषता है किसकी? कंठ की। जैसे कि नील विशेषता किसकी है? कंठ की। और आत्मा की विशेषता क्या है? वो महान है। चंद्रमुख में चंद्रमुख की विशेषता क्या है? वो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर क्या है? कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पहले पद की प्रधानता होती है, पहला पद प्रधान होता है, और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा ही पद की प्रधानता होती है। बल्कि क्या होता है? तीसरे पद की प्रधानता होती है। तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरा पद जो है प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका? उदर क्या होता है? पेट होता है। उदर क्या होता है? पेट होता है। तो लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश का। किसका? गणेश का उदर लंबा होता है। गजानन, गजानन गज के समान आनन, जिसका गज के समान आनन है, वो क्या है? इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्रपाणि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण
करने वाला कौन? विष्णु। चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु। अंशुमाली, किरणें है माला जिसकी। अंशुमाली, अंशुमाली अंशुमाली किरणें हैं माला जिसकी। किरणें हैं माला जिसकी। किसकी? सूर्य की। किसकी? सूर्य की। तो क्या कि अंशु की भी प्रधानता नहीं है, माली की भी नहीं है, इसमें चक्र की भी नहीं है, पानी की भी नहीं है, एक तीसरे ही पद की प्रधानता दर्शाई गई है। तो वो क्या कहलाएगे? बहुवीरी समास। क्या कहलाएगा? बहुवीरी समास। जिसमें तीसरे पद की प्रधानता दर्शाई जाए वो क्या कहलाएगी? बहुवीरी समास कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो हमारी कारक विभक्तियां हैं उनकी 6 तो वो और उसके अलावा एक नैतत्पुरुष समास और एक क्रमधारय तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के ही एग्जाम्पल हैं। जो क्रमधारय मैंने आपको करवा दिया, नैतत्पुरुष जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और तत्पुरुष में क्या 8 भेद हैं इसके। 6 तो कारक विभक्तियों से जो लिए गए हैं वो, और एक क्रमधारय, और 8वां कौन सा? नैतत्पुरुष समास। तो देखेंगे इसमें पहले और आखिरी को जो कारक विभक्तियां हैं हमारी, पहली और आखिरी छोड़ दी जाती है। जैसे कि कर्ता है, कर्ता को छोड़ दो। फिर आगे लेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति लगती है। क्या लगती है? को विभक्ति लगती है। को विभक्ति के द्वारा ही इसकी पहचान की जाती है। जैसे कि ग्रामगत। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ कौन? ग्रामगत। तो को आया इसमें, विग्रह करने पर क्या आया? को। तो कौन सा समास है इसमें? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से विभक्ति लगती है। क्या लगती है? से विभक्ति या के द्वारा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है करण तत्पुरुष को, तो से या के द्वारा विभक्ति लगती है। जैसे कि तुलसीकृत। तुलसीकृत, सूरकृत, हस्तलिखित। हस्तलिखित। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रची हुई। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रची हुई। तुलसी कौन है? कवि हैं। तुलसी के द्वारा रची हुई या कृत। तुलसी द्वारा कृत। सूरकृत, सूर के द्वारा कृत। कौन सी है सूरकृत? सूर सागर है ना, सूर के पद। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखी हुई। हस्त से लिखित, हाथ से लिखी हुई क्या है? हस्तलिखित। तो इसमें हमने किसका? के द्वारा और से विभक्ति का प्रयोग किया है। किसका? के द्वारा और से विभक्ति का प्रयोग किया है। तो कौन सा समास है इसमें? करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है इसमें? करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है
संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? के लिए। कौन सी विभक्ति लगेगी? के लिए। के लिए परसर्ग का प्रयोग होगा संप्रदान तत्पुरुष समास में। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय, रसोई घर, विद्यालय, रसोई घर, विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का आलय। विद्या का आलय क्या कहलाता है? विद्यालय। आलय क्या होता है? घर। आलय क्या होता है? घर। रसोई घर, रसोई का घर, रसोई का घर, रसोई का घर, रसोई घर। नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास में आपादान का प्रयोग से जुदाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? से जुदाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अश्रुधारा, 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 जन्मांध, अश्रुधारा, जन्मांध। अश्रुधारा आंसुओं की धारा। किसकी? आंसुओं की धारा, आंसुओं की धारा। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। जुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है अश्रुधारा, आंसुओं की धारा, जन्मांध, जन्म से अंधा। कि जन्म से ही आंखें नहीं है, अश्रुधारा आंखों से जो पानी निकल गया, जो धारा निकल गई, वापिस नहीं आएगी, उससे क्या हो गई? उसकी जुदाई हो गई। तो कौन सा समास है? आपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की, रा, रे, री। क्या पहचान है इसकी? का, के, की, रा, रे, री। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते इसमें। जैसे कि राष्ट्रपिता। क्या? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, राजपुत्र, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। राष्ट्र का पिता। राष्ट्रपति, राष्ट्र का, देश का कमांड करने वाला पति, राष्ट्र का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो क्या है इसमें? का विभक्ति आई है, रा रे भी आ जाती है, तो वहां पर कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास।
अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। में और पर दो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसकी पहचान है ये। में का अर्थ उसके अंदर बिल्कुल डूबा हुआ, पर का अर्थ उसके बिल्कुल ऊपर रखा हुआ। क्या? में का अर्थ उसके बिल्कुल अंदर डूबा हुआ और पर का अर्थ उसके ऊपर बिल्कुल बैठा हुआ। ये नहीं कि हम कहीं आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, बिल्कुल अंदर होना चाहिए या उसके ऊपर टिका हुआ होना चाहिए, तभी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो क्या होगा वहां पर? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। दही के बिल्कुल अंदर डूबा हुआ है बड़ा। दानवीर, दानवीर, दान में वीर, दानवीर, दान में वीर। जो दान देने में वीर है वो कौन है? दानवीर। कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य में निपुण, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। क्या है? कार्य कुशल। कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अब एक नेक्स्ट बचता है जो मैंने आपको बताया था, नए तत्पुरुष समास। कौन सा? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नहीं है इसका अर्थ। क्या? नए तत्पुरुष समास, इसका अर्थ नहीं होता है। इस नए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। जो पहला पद है हमारा, पहला जो पद है वो जैसे कि अनजान, पहला पद नहीं के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनजान, अज्ञान, अज्ञान, अनजान, बेजान, बेजान। अन का अर्थ भी क्या है? नहीं, बिना जाने। अनजान, बिना जाने, बिना जाने। अज्ञान, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। बेज्ञान, बेजान, बिना जान के, बेजान, बिना जान के। मृत व्यक्ति, बिना जान के। तो इसमें क्या है? ए का अर्थ, बे का अर्थ क्या है? नहीं। पहला जो पद है वो नहीं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको तत्पुरुष समास के 8 भेद बताए हैं। 8 भेद में 6 तो कारक विभक्ति से ली गए हैं और 2 कर्मधारय और नए तत्पुरुष समास अलग हैं। तो तत्पुरुष समास के 8 भेद हैं। बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया था कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। एक बार हम देखेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय में पहला पद क्या है? विशेषण होगा और इसमें क्या होगा कि तीसरे पद की प्रधानता होगी एक ही शब्द के बीच में, जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ। अगर हम इसका विग्रह करते हैं, नील के समान कंठ, नील के समान कंठ, तो यहाँ पर बनता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। अगर इसका हम विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, क्या? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका?
भगवान शिव का। किसका? भगवान शिव का। तो तीसरे पद की प्रधानता हुई किसकी? शिव की। तो कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। और नील के समान कंठ, तो कौन सा? कर्मधारय समास। इसमें आप देखेंगे ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, या एग्जाम में वो कई बार ऐसा दे भी देता है। अगर तो वो देता है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, देकर आपसे पूछता है कि कौन सा समास है, तो आपने बताना है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता दिखाई गई है। अगर वो देता है नीलकंठ में समास बताइए, विग्रह करके समास का नाम बताइए, अगर ये चीज दे देता है तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप उसे बहुव्रीहि समास बताएं या फिर आप उसे कर्मधारय समास बताएं। अगर तो आप बहुव्रीहि कह रहे हैं तो आपको तीसरे पद की प्रधानता दिखानी होगी। जब तक तीसरा पद नहीं होगा तब तक ये समासिक पद बहुव्रीहि समास नहीं बन सकता। और अगर आप कहते हैं नील के समान कंठ, उसकी विशेषण से विशेषता दर्शाई है आपने, तो फिर आप बताएंगे कर्मधारय समास। जब तक विग्रह करके आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक समास का नाम क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों हमने समास किए अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि न तत्पुरुष समास। इसमें जो अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि एक ही शब्द के बीच में योजक चिन्ह आया था, वहाँ पर जहाँ योजक चिन्ह आया है वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, दो सेम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। और दो अलग अलग के बीच हो जाए तो कौन सा? द्वंद्व समास। तो इन दो के बीच आपको डिफरेंस रखने की जरूरत है, कर्मधारय और बहुव्रीहि में, अव्ययी और द्वंद्व में। ठीक है, आपने इसको रिवाइज करना। और दोनों ही प्रकार से हमारे पेपर में ये आता है, समासिक पद बताना भी आता है और विग्रह करके समास का नाम बताना भी आता है। धन्यवाद।